हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर के टिप्स एंड ट्रिक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के जो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में सीडीपी के। तो 2011 में जो परीक्षा हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसी के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था 30 प्रश्न टोटल थे, तो वो सब मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए। इसके ऑप्शन है धैर्य और धृष्टता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्कृष्टता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोविज्ञानी पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला है संरक्षण, दूसरा है संख्या बोध, तीसरा है क्रमानुसार, और चौथा है वर्गीकरण और उसके बाद है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है, ये 5 जो है कि प्रमुख अवस्थाओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है, तो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से,
ऑप्शन नंबर डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन का मानचित्रण, मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अर्थात अर्थपूर्ण किंतु किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी कहानी कथन पद्धति का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समस्या है तो उनके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है साथियों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी संवेदी प्रेरक अवस्था 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर के बच्चों के लिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर के बच्चों के लिए है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह वर्ष 11 के बाद होती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अमूर्त वस्तुओं के अतिरिक्त तथ्यों के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उपयुक्त की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष ऊपर के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, सीखना संबंध हो सकता है यदि, ऑप्शन यहाँ पे है पहला ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर उपेक्षित ध्यान दिया जाए, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक एवं उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक एवं प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना संबंध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निहित निरूपण करने देने से तथा सुनने से, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थियों को समझ में सरलता होगी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सीखना एवं व्यापक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सीखना लक्ष्यमुखी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। सीखने में ऐसी प्रक्रिया है, अगर किसी भी शिक्षार्थी में सीखने की सूझ है तो उसे शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान में पदवीगत व्यापक नहीं बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी एकमात्र संस्थान से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन हो जाएगा कि माता पिता मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उनके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी बात बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य संगति की आवश्यकता, और डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एवं शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा है सभागार, ऑप्शन नंबर सी घर, और ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, विद्यालय एक कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के संबंधी विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एक कक्षा पर्यावरण ही ऐसा स्थान है जहाँ उसे विद्यार्थी शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है, एक अधिगम अभिव्यक्ति शिक्षण का संकेतक है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों द्वारा किया गया उपराचात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन नंबर सी कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अधिगम अभिव्यक्तिक शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इसमें अपने अधिगम लक्ष्यों के प्रति अधिक जागृत रहने की शक्ति निहित है। अधिगम अभिषेकित व्यक्ति के पूर्ण अनुभव किसी विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगाकर सीखने पर आधारित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी, वह जो अमूर्त पूर्व से सोचता है। ऑप्शन नंबर सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पूछ रहा है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर डी, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे आगे के प्रश्नों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पैवाल, ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग और सी स्किनर और डी पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। कृतिका एक अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह खूब बात करती है, यह क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों की मांग होती है कि इस विद्यार्थी स्कूल में खूब बात करे। ऑप्शन नंबर बी, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में खूब मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसीलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। ऑप्शन नंबर बी मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। उसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उन्हें सुधार करने का प्रयास भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यार्थियों की एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन नंबर डी
पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। निश्चित रूप से सीखने की रुचि का विकास करती है, यानी कि यह विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, क्योंकि अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो इसका ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? तो पहला है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि बच्चे में सीखने, याद रखने और समझने की प्रतीति बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समाहित होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है साथियों, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया का अधिवृत्ति नियम, ऑप्शन नंबर सी, सीखने की तत्परता नियम, और ऑप्शन नंबर डी, सीखने की सादृश्यता नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का सादृश्यता नियम। यह सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22, प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो पूछा है इसमें प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ा प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अन्य समान बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों को बुद्धिमान तथा या औसत शिक्षार्थियों की उपलब्ध उपाधि देना। ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समान एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिससे संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पहला है मानसिक विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार और गणितीय विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठन विकार। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिससे बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला है सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, सी अग्रमुखी और डी तटस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रमुखी। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रमुखी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया या विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसके ऑप्शंस है, पहवाल, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था और ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान किसने की? तो पहला है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। संवेदी गामक काल 2 वर्ष से पूर्व, ठीक है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये टोटल सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम 2021 के बाल विकास एवं शिक्षा 7 CDP के 30 प्रश्न जो पूछे गए थे वो टोटल थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आए। इसके बाद मैं सारा 2011, 12, 13 सभी ईयर वाइज CDP का जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।